हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन बिलियन। मेरा नाम आप सभी दोस्त जानते हैं, मेरा नाम है संतोष साहू। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने आदर्श बिलियन के बारे में जाना था। आदर्श बिलियन आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श बिलियन के बारे में मैंने आपको दोस्तों कुछ बातें बताई थी। पहली बात, आदर्श बिलियन जो होता है वो सभी ताप व सभी सांद्रताओं पर राउल के नियम का पालन करता है। ध्यान है क्या? आदर्श बिलियन ऐसा होता है, सिंपल भाषा में कहूँ तो राउल के नियम का पालन करता है। दूसरी बात बताई थी मैंने, आदर्श बिलियन के लिए डेल्टा H बराबर 0, डेल्टा H मिश्रण बराबर 0। मतलब जब आदर्श बिलियन बनाया जाता है तो ना ऊष्मा का अवशोषण होता है ना ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तीसरी बात कही थी, आदर्श बिलियन के लिए डेल्टा B बराबर 0। मतलब आदर्श बिलियन जब बनाते हैं तो बिलियन का आयतन विलेय और विलायक के आयतन के योग के बराबर होता है। सही है, बिलियन का आयतन विलेय और विलायक के आयतन के योग के बराबर होता है, अर्थात डेल्टा B का मान, आयतन का अंतर कितना आता है? 0। और चौथी बात कही थी, बिलियन में उपस्थित आकर्षण बलों का परिमाण, जैसे विलेय और विलायक, विलेय A है और B विलायक है, बिलियन में उपस्थित आकर्षण बलों का परिमाण बराबर होता है विलेय और विलायक में उपस्थित आकर्षण बलों के परिमाण के योग के बराबर। मतलब विलेय और विलायक में उपस्थित आकर्षण बलों के परिमाण के योग के बराबर बिलियन में उपस्थित आकर्षण बल होते हैं। ऐसे मैंने आपको लास्ट क्लास में आदर्श बिलियन के बारे में पढ़ाया था। अब हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखते हैं। आज हम बात करते हैं अनादर्श बिलियन की। क्लियर? चलो, बात आई अनादर्श बिलियन। देखो इधर, यहां से समझते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श बिलियन। जस्ट उल्टा कर दें आप, अनादर्श बिलियन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श बिलियन के लिए आप जस्ट उल्टा कर दें। कौन से बिलियन का? आदर्श बिलियन का। जैसे हमने कहा था आदर्श बिलियन सभी ताप व सभी सांद्रताओं पर राहुल के नियम का पालन करता है, तो अनादर्श बिलियन के लिए हम कहेंगे अनादर्श बिलियन सभी ताप और सभी सांद्रताओं पर राहुल के नियम का पालन नहीं करता है। मतलब चाहे ताप कुछ भी हो, चाहे सांद्रता कुछ भी हो, अनादर्श बिलियन जो होगा वो राहुल के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो अनादर्श बिलियन क्या होता है? सिंपल कहूँ तो ये राहुल के नियम का पालन नहीं करता है। और आदर्श बिलियन वह होता है जो राहुल के नियम का क्या करता है? पालन। ठीक है, तो अपनी हेडिंग डालो, अनादर्श बिलियन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हेडिंग, अनादर्श बिलियन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। डाल दिया। अब इसमें लिखो वह बिलियन जो सभी ताप व सभी सांद्रताओं पर सभी ताप व सभी सांद्रताओं पर सभी ताप व सभी सांद्रताओं पर राहुल के नियम का पालन नहीं करता है। राहुल के नियम का पालन नहीं करता है, अनादर्श बिलियन कहलाता है। सभी ताप व सभी सांद्रताओं पर राहुल के नियम का पालन नहीं करता है, अनादर्श बिलियन कहलाता है। क्लियर? ये तो डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद आई बात अनादर्श बिलियन के गुण।
समझते चलना, पढ़ते चलना ढंग से। अनादर्श विलयन के गुण या अनादर्श विलयन के लिए शर्त। ठीक है, पहली बात नंबर 1, पहली शर्त आपको पता ही है, जस्ट आदर्श विलयन का उल्टा कर दो। मैं बार बार कह रहा हूं, राउल के नियम का पालन नहीं करता है। राउल के नियम का पालन नहीं करता है, मतलब समझ गए? राउल के नियम का पालन नहीं करता है, इसका मतलब जैसे विलेय का आंशिक वाष्प दाब, विलेय के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और विलेय की विलयन में मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर नहीं आएगा। आदर्श विलयन में तो पीए बराबर किसके आता था? पी नोट एक्स ए के, यह नहीं आएगा। सही है, ऐसे ही हम कह सकते हैं फिर तो पी वी नोट इक्वल टू हो जाएगा पी नोट वी एक्स वी, मतलब इन दोनों का गुणनफल करें अपन तो वो पी वी के बराबर नहीं आएगा। और इसी तरह से फिर पी बार नोट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। सही है, तो राउल के नियम का पालन नहीं करता है। दूसरी शर्त मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डेल्टा एच मिश्रण या सॉल्यूशन बराबर 0 नहीं होगा। आदर्श विलयन में डेल्टा एच का मान 0 आता है, मतलब आदर्श विलयन जब बनाते हैं तो ना ऊर्जा उत्सर्जित होती है ना अवशोषित, जबकि अनादर्श विलयन जब बनाया जाता है तो या तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी या अवशोषित होगी, उसका डेल्टा एच का मान 0 नहीं होगा। ऐसे नंबर 3 लिख सकते हैं, आप समझ जाएंगे, डेल्टा बी मिश्रण नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा बी का मान 0 नहीं होगा, मतलब जब आप अनादर्श विलयन बनाएंगे तो विलयन का आयतन विलेय और विलायक के आयतन के योग से अधिक होगा, या विलयन का आयतन विलेय व विलायक के आयतन के योग से कम हो सकता है। अनादर्श विलयन 0 नहीं होगा, मतलब डेल्टा बी का मान 0 नहीं होगा, मतलब विलयन का आयतन विलेय और विलायक के आयतन के योग के बराबर नहीं होगा। और लास्ट में आपको पता ही है नंबर 4, विलयन में उपस्थित आकर्षण बलों का परिमाण विलेय और विलायक में उपस्थित आकर्षण बलों के परिमाण के बराबर नहीं होगा। आदर्श विलयन में क्या होता था? विलयन में जो आकर्षण बल होते थे उनका परिमाण या उनकी मात्रा विलेय और विलायक में उपस्थित आकर्षण बलों के परिमाण के योग के बराबर होता था। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, तो इसको जस्ट उल्टा कर दो अनादर्श विलयन को। किसके? आदर्श विलयन के। तो चलो हेडिंग डालो फिर, अनादर्श विलयन के गुण डाल दिया, और ऐसे के ऐसे इन तीनों गुणों को लिख लो, नंबर 4 पर पहुंच जाओ। तीनों गुणों को लिख लो और नंबर 4 पर पहुंच जाओ। जल्दी लिखे। वीडियो को पॉज करके लिख लो, फटाफट लिखो। लिख लिया यहाँ तक? अब नंबर 4 लिख लो। लिखो इसमें, विलयन में उपस्थित आकर्षण बलों का परिमाण नंबर 4 लिखो, विलयन में उपस्थित आकर्षण बलों का परिमाण विलयन में उपस्थित आकर्षण बलों का परिमाण विलेय व विलायक में उपस्थित विलयन में उपस्थित आकर्षण बलों का परिमाण, परिमाण मतलब मात्रा, विलयन में उपस्थित आकर्षण बलों का परिमाण, कॉमा लगाओ, विलेय व विलायक में उपस्थित
विलेय व विलायक में उपस्थित आकर्षण बलों के परिमाण विलेय व विलायक में उपस्थित आकर्षण बलों के परिमाण के योग के समान नहीं होता है, के योग के समान नहीं होता है। मतलब विलयन में जो आकर्षण बल हैं वो बराबर नहीं होंगे विलेय और विलायक में उपस्थित आकर्षण बल के, समझ गए? तो योग के समान नहीं होता है। तो ये अनादर्श विलयन के गुण हो गए। जस्ट आदर्श विलयन के जस्ट विपरीत। अब बात आई साहब, आगे पढ़ते हैं। देखो अब अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। ढंग से सुनना मेरी बात। अनादर्श विलयन कितने प्रकार के होते हैं? दो। अनादर्श विलयन भी दो तरह के हैं, मतलब वर्गीकरण मैंने आगे बढ़ा दिया। विलयन दो तरह के बताए, एक तरह से मैंने आदर्श और अनादर्श। जो राउल के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन, जो राउल के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनादर्श विलयन। अब मैं आगे कह रहा हूं, अनादर्श विलयन दोस्तों दो प्रकार के हैं, ठीक है? अनादर्श विलयन कितने प्रकार के हैं? दो। अनादर्श विलयन दो प्रकार के हैं, ठीक है? अनादर्श विलयन दो प्रकार के हैं। एक जो राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। पहले तो ये राउल के नियम से कैसा विचलन दर्शाने वाले, समझ में आएंगे? पहले देखो एक बार, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले। दर्शाने वाले विलयन, ठीक है? एक तो ये हो गए। अनादर्श विलयन दो प्रकार के हैं। एक तो राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन, और दूसरे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हैं, राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। तो अनादर्श विलयन दो प्रकार के हैं। एक तो हो गए राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन, और दूसरे होते हैं राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। अब ये है क्या, इनको समझेंगे। पहले आप इसको यहां तक नोट करो, ठीक है? यहां तक लिख लो ऐसे कैसे, जैसे मैंने लिखा है, फिर आगे आप समझोगे इसे। राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन और राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन, तो दो प्रकार के हो गए अनादर्श विलयन। लिख लो जल्दी।
ठीक है, तो राउल के नियम से पहले तो हम देखो, अब इधर आ जाओ, ये लिख लिया आपने, ठीक है। अब देखो इधर देखो सामने, मैं यहाँ पर दो भागों में बांट करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं दो भागों में बांट देता हूँ, फिर समझना। क्लियर। नंबर 1, आपने दो तरह के बिलियन बताए मैंने, अनादर्श बिलियन। एक तो बताया राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, ठीक है। और दूसरे कौन से बताए थे अभी? नंबर 2 बताए थे राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। तो दो तरह के हमारे पास बिलियन हैं, एक राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले और एक ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। देखो मेरी बात सुनो, इनके गुण देखते हैं अपन दोनों बिलियनों के। जैसे ये बिलियन है कोई, ढंग से समझना, और ये राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। कैसा बिलियन है जो राउल के नियम से कैसा विचलन दर्शाता है? धनात्मक। इसका मैंने वाष्प दाब निकाला, इस बिलियन का वाष्प दाब P आया। इस बिलियन का वाष्प दाब कितना आया? P। ये किसी उपकरण से निकाला, उपकरण से, किसी उपकरण से, वाष्प दाबी से। इस बिलियन का मैंने वाष्प दाब निकाला और वो P आया। अब मैं इस बिलियन का वाष्प दाब एक और निकाला, वो राउल के नियम से निकाला, इसको चलो PS बोल देता हूं। तो इस बिलियन का वाष्प दाब P ग्रेटर देन होगा PS। ढंग से सुनो, ये मतलब ये तो है वास्तविक, जो राउल के नियम से अपन ने, जो मतलब हमने प्रयोग से निकाला, किसी उपकरण से निकाला। मतलब इस बिलियन का, जो ये धनात्मक विचलन वाला बिलियन है, इस बिलियन का वाष्प दाब राउल के नियम से ज्ञात वाष्प दाब की तुलना में अधिक आएगा। सही है। मतलब आप राउल के नियम से जो वाष्प दाब निकालोगे, ऐसे निकालते हैं ना, PS बराबर PA प्लस PB, और PA का मान निकालोगे आप X से P0 A, ऐसे PB का मान निकालोगे XB P0 B। सही है। तो यहाँ पर जो ये आएगा P, वास्तविकता में जो बिलियन का वाष्प दाब आएगा वो PS के बराबर नहीं होगा। मतलब धनात्मक विचलन दर्शाने वाले बिलियन का, सिंपल भाषा में कहूँ मैं, इस बिलियन का वाष्प दाब, जिसका सिंबल दे रहा हूं मैं P, मान लो P दिया, इस बिलियन का वाष्प दाब राउल के नियम से ज्ञात वाष्प दाब, उसको सिंबल दे दिया चलो PS, से अधिक होता है। इस बिलियन का वाष्प दाब जो आएगा वो राउल के नियम से ज्ञात वाष्प दाब से अधिक आएगा। या इसको ऐसे समझ लो, सही है। तो जो बिलियन का वाष्प दाब आ रहा है, हकीकत में जो अपन दो वाष्प दाब निकाले, एक तो प्रयोग से निकाला बिलियन का वाष्प दाब और एक राउल के नियम से निकाला, तो यहाँ पर बिलियन का वाष्प दाब राउल के नियम से ज्ञात वाष्प दाब से अधिक आएगा, और यहाँ उल्टा होगा।
ठीक है, इस विलयन का वाष्प दाब, बड़े ध्यान से सोचना समझना, जब बात को समझना, इस विलयन का वाष्प दाब राउल के नियम से ज्ञात वाष्प दाब से कम होता है। यहां तो अधिक होगा और इस विलयन के लिए क्या आएगा, कम आएगा। सही है। अब इसको एक बार देखते हो, तुम देखते चलो, कुछ मत लिखो, केवल समझना। मैं हर बात को क्लियर करूंगा आपके, पर आपको दिमाग चलाना होगा अपना। दूसरी बात, नंबर 2, यहां डेल्टा एच मिश्रण या सॉल्यूशन बराबर ग्रेटर देन 0, धनात्मक विचलन है ना, तो ग्रेटर देन 0 आएगा। सही है, मतलब मिश्रण डेल्टा एच मिश्रण ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 अर्थात ऐसे कह सकता हूं डेल्टा एच बराबर पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव ही होता है 0 से अधिक 1 2 3 पॉजिटिव ही तो होता है। मतलब यह डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। और आपको लास्ट क्लास में बताया था ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का डेल्टा एच कैसा आता है, पॉजिटिव। ध्यान है का, जैसे ए से बना बी, इसकी ऊर्जा 50 और इसकी ऊर्जा 70, तो ये ए से बी बनने पर ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है। अब डेल्टा एच निकालोगे तो 70 - 50 दैट इज इक्वल टू 20 + 20, तो धनात्मक आ रहा है। मतलब जब विलयन बनेगा तो ऊष्मा का क्या होगा, अवशोषण है। जब इसका मतलब यही तो निकला, जब आप विलय को किस में मिलाओगे, विलायक में, तो जब विलयन बनेगा तो विलयन बने पर ऊष्मा का क्या होगा, अवशोषण। जब भी तो डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। ऊष्मा का अवशोषण होने पर, मतलब अभिक्रिया अगर ऊष्मा शोषी हो तो ऊष्मा का अवशोषण होने पर डेल्टा एच कैसा आता है, पॉजिटिव। इसका मतलब निकला कि अर्थात विलायक में विलय मिलाने पर ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण। आगे लिख सकते हैं अपन, अतः विलायक में इस डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव है। इसका मतलब ये तो निकला, अतः विलायक में विलय मिलाए हुए मिलाने पर ऊष्मा अवशोषित होती है। नाम लाना धनात्मक, धनात्मक मतलब डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, ऊष्मा अवशोषित होती है। सही है। और यहां पर उल्टा होगा। नंबर 2, यहां पर इस विलयन के लिए डेल्टा एच लेस देन 0, मतलब डेल्टा एच का मान लेस देन 0, ये ग्रेटर देन का सिंबल है। डेल्टा एच जिसको ये, जिसकी तरफ ये दोनों सिरे आ गए वो बड़ा है। यहाँ डेल्टा एच का मान ज़्यादा है 0 से, यहाँ पर 0 बड़ा है, 0 से डेल्टा एच छोटा है। मतलब डेल्टा एच का मान 0 से कम है तो डेल्टा एच कैसा होगा, नेगेटिव। अर्थात डेल्टा एच मिश्रण लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात डेल्टा एच बराबर नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा एच नेगेटिव कब आएगा, कि जब विलयन बनेगा तो ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन। अतः जब ऐसा विलयन बनाओगे आप, विलायक में विलय मिलाने पर ऊष्मा उत्सर्जित की अवशोषित, उत्सर्जित, अरे डेल्टा एच पॉजिटिव है, यहाँ पर डेल्टा एच नेगेटिव है, और डेल्टा एच नेगेटिव तो अभिक्रिया कैसी होगी, ऊष्मा क्षेपी उत्सर्जित होती है। बड़े ध्यान से। अच्छा, नेक्स्ट बात, नंबर 3,
सब चीज पॉजिटिव आएगी यहाँ पे। तो डेल्टा बी मिश्रण ग्रेटर देन 0, मतलब ये भी पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव कब आ सकता है? देखो, विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन बराबर विलयन का आयतन। सही है, ये समीकरण चल रही है। विलेय प्लस विलायक विलयन बन रहा है। विलेय का आयतन 40, विलायक का आयतन 60 और विलयन का आयतन आ रहा है मान लो 110। यहाँ पर अगर अपन डेल्टा एच निकालें तो पॉजिटिव आएगा। डेल्टा एच मतलब डेल्टा बी निकालें मतलब विलयन का, मतलब अंतर निकालना है आयतन का। विलयन के आयतन में से आप विलेय और विलायक के आयतन का योग घटा दोगे तो यहाँ पर आएगा 10। सीधा सा मतलब है डेल्टा बी धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन का डेल्टा बी का मान ग्रेटर देन 0 होता है, डेल्टा बी पॉजिटिव होता है, अर्थात विलयन जब बनता है, यानी कहूँ विलयन का आयतन विलेय व विलायक के आयतन के योग से अधिक आता है। विलयन का आयतन विलेय व विलायक के आयतन के योग से अधिक आता है। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं अर्थात, तुम एक चीज देखो, सब चीज पॉजिटिव चल रही है जब भी धनात्मक विचलन आया है नाम, अर्थात विलयन का आयतन विलेय व विलायक के आयतन के योग से अधिक होता है। मतलब विलयन का आयतन ज्यादा होगा जब भी डेल्टा बी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब धनात्मक, पॉजिटिव। यहां पर नंबर 3, यहां डेल्टा बी लेस देन 0 है, अर्थात विलयन का आयतन कम होगा, अर्थात विलयन का आयतन विलेय व विलायक के आयतन के योग से कम होता है। क्लियर? तो एक एक बात अभी क्लियर, आपको समझाया कुछ नहीं है मैंने, एक बार लिखा रहा हूं तुरंत समझ में आएगा। आपने धड़ाके पेपर वेट करो। चौथा बात सही है, यहां विलयन में उपस्थित आकर्षण बल, मेरी बात समझो, जैसे ये विलयन है, ये विलेय है और ये विलायक है, बड़े ध्यान से समझना। ये विलेय है, ये विलायक है, विलेय, ये विलायक और ये विलयन। ये ए है, इसमें अभी अभी कण बी मान लेते हैं, और इसमें मिला दिया तो विलयन में ए और बी दोनों अभी अभी कण है। मतलब विलयन में आकर्षण बल दुर्बल है, ये याद रखो। जो विलयन में देखो ए या में विलेय है, विलेय में तो ए प्रकार के अणु हैं, विलायक में बी प्रकार के अणु हैं, इनके बीच आकर्षण के बल है। विलायक में बी प्रकार के अणुओं के बीच आकर्षण बल है। जब इन दोनों को मिलाओगे तो नए आकर्षण के बल बनेंगे, आपको ध्यान हो ये टूट जाएंगे ए और बी के मध्य। विलयन में जो आकर्षण बल बन रहे हैं वो दुर्बल है विलेय और विलायक में उपस्थित आकर्षण बल से। यहाँ इसको याद रख लो आप, विलयन में आकर्षण बल दुर्बल धनात्मक वाले में। सही है? तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ एक बात, लास्ट बात, विलयन में उपस्थित आकर्षण बल, कोष्टक में लिख देता हूं आपको ध्यान रहे इसलिए। विलयन में उपस्थित आकर्षण बल विलेय में ए प्रकार के अणुओं के बीच आकर्षण बल है, तथा विलायक
में बी प्रकार के अणुओं के बीच आकर्षण बल है। तो विलयन में उपस्थित आकर्षण बल विलेय तथा विलायक में उपस्थित आकर्षण बलों से दुर्बल है। मतलब विलयन में आकर्षण बल दुर्बल है, विलेय और विलायक में जो पहले आकर्षण बल थे वो स्ट्रॉन्ग थे। यहां उल्टा होगा नंबर 4। यहां पर विलयन में जो आकर्षण बल बनेंगे वो कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग। विलयन में उपस्थित आकर्षण बल विलयन में उपस्थित आकर्षण बल विलेय व विलायक में उपस्थित आकर्षण बलों से प्रबल हैं या प्रबल होते हैं। यहां पर एक ही चीज याद रखो, ये वाली, मतलब यहां विलयन में आकर्षण बल दुर्बल है या विलयन में आकर्षण बल प्रबल। अब इसको उल्टा समझना भाई, अब आपके खोपड़ी में बैठेगा ये, अगर आप पूरे दिमाग से समझ रहे हो तो। ठीक है, कैसे बैठेगा अब देखना। यहां विलयन में बंध दुर्बल है, बड़े ध्यान से समझना, मैं समझाने के लिए यहां लेता हूं, इधर ले समझाता हूं। चलो, यहाँ विलयन में बंध कैसे हैं? दुर्बल। देखो ये विलयन है, इसमें ए और बी के बीच में आकर्षण के बंध हैं, ये दुर्बल है। जब बंध दुर्बल है तो वाष्प ज्यादा नहीं बनेगी क्या? बनेगी। अरे जब बंध दुर्बल है तो वाष्प ज्यादा नहीं बनेगी क्या? बनेगी। जब वाष्प ज्यादा बनेगी तो विलयन का वाष्प दाब राउल के नियम से ज्ञात वाष्प दाब से अधिक ही तो आता है। देखो विलेय और विलायक को बना मिलाया आपने और विलयन बना। विलयन में बंध दुर्बल बन रहे हैं, जब बंध दुर्बल बन रहे हैं तो सीधी बात से बंध कमजोर है, और बंध कमजोर है तो वाष्प ज्यादा बनेगी। तो विलयन की जब वाष्प ज्यादा बनेगी तो विलयन का वाष्प दाब अधिक आएगा। यही तो कह रहा हूं, इस विलयन का वाष्प दाब अधिक होता है जो राउल के नियम से तुम याद करते हो उससे। राउल के नियम राउल को ये थोड़ी पता है कि विलयन में बंध दुर्बल बन गए हैं, पर जब अपन ने क्या किया, विलेय और विलायक को मिलाया और विलयन में बंध बन गए कमजोर तो वाष्प ज्यादा बनेगी। अब राउल को इस बात का थोड़ी पता है, तो विलयन का वाष्प दाब राउल के नियम से ज्ञात वाष्प दाब से अधिक आएगा। अगली बात, जब देखो विलयन में बंध दुर्बल बन रहे हैं, इसका मतलब विलेय और विलायक में बंध कैसे थे? प्रबल थे। यही तो क्या है, विलयन में आकर्षण के बंध दुर्बल है, यहां पर बंध पहले प्रबल थे, विलेय में और विलायक में बंध प्रबल है। ढंग से सोचना। और यहां पर बंध कैसे बन रहे हैं? दुर्बल। इसका मतलब क्या निकला? ऊष्मा का ढंग से सुनो, अवशोषण ही तो होगा। अरे डेल्टा एच का मान ग्रेटर देन 0 आएगा, ऊष्मा का अवशोषण नहीं होगा क्या? सोचो कैसे। विलयन में बंध दुर्बल बन रहे हैं, मतलब प्रबल बंध टूट करके, विलेय और विलायक को मिलाओगे तो प्रबल बंध टूट के कमजोर बंध बन रहे हैं, दुर्बल, ऊष्मा अवशोषित ही तो होगी। अरे बंध तोड़े, प्रबल बंध तोड़ रहे हो, दोनों को तोड़ने के लिए मान लो 40 ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी, और बाद में दुर्बल बंध बन रहे हैं, कमजोर बंध बनेंगे तो ऊर्जा का निष्कासन हुआ मान लो 70 ही। तो बंध तोड़ने में तो आपकी 40 प्लस 40 टोटल ऊर्जा कितनी गई? 80, और बाद में दुर्बल बंध बने, ऊर्जा निकली 70 ही, क्योंकि बंध बाद में दुर्बल बन रहे हैं, बंध दुर्बल बन रहे हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा कम। अब ये बताओ, अभिक्रिया ऊष्मा शोषी तो हुई, आपने दी 80 ऊर्जा बंध तोड़ने के लिए इन दोनों को, भाई आप इन दोनों को मिक्स कर रहे हो, विलेय और विलायक को, इनके पहले के बंध टूटेंगे, बंध तोड़ने के लिए आपने 80 ऊर्जा दी, और बाद में विलयन में कमजोर बंध बन रहे हैं, ऊर्जा 70 ही निकल रही है, तो आपको 10 ऊर्जा का घाटा हुआ। मतलब विलयन बनने पर अभिक्रिया कैसी चली? ऊष्मा शोषी। दी तो आपने 80 ऊर्जा, पर निकली वापस 70 ही। कितनी ऊर्जा अवशोषित हो गई? 10।
मेरी बात को खूब समझ लो। बिलियन में जब बंद दुर्बल बन रहे हैं तो खुद ही सोचो ऊर्जा कम निकलेगी, मतलब आपने ऊर्जा दी तो ज़्यादा पर निकली कम, तो बताओ ऊष्मा शोषी नहीं होगा क्या? ऊष्मा अवशोषित होगी या नहीं होगी? अच्छा, बिलियन में बंद जब कमजोर बन रहे हैं तो सीधी सी बात है बिलियन का आयतन ज़्यादा होगा। अरे यार नू समझ लो, चलो बिलियन में बंद कमजोर बन रहे, प्रबल बंद जब बनता है, अगर बंद की लंबाई कम होगी तो है, यहाँ बंद प्रबल है तो ये अणु बिल्कुल पास पास होंगे, पर यहाँ पर बंद दुर्बल है तो ए और बी के अणु कहाँ हो जाएंगे? दूर दूर। जब बंद दुर्बल बन रहे हैं तो ए के और बी के अणु दूर दूर होंगे। कमजोर बंद, लंबा बंद कमजोर होता है, ए और बी के अणु दूर दूर होंगे, तो बिलियन का आयतन अधिक नहीं हो जाएगा क्या? यहाँ पर विलय और विलायक में प्रबल बंद हैं, जब इनको मिलाते हो तो कमजोर बंद बनते हो, तो विलय और विलायक के अणु दूर दूर जाएंगे, और दूर दूर जाएंगे तो बिलियन का आयतन अधिक होगा। बिलियन का आयतन विलय और विलायक के आयतन से अधिक होगा, जब भी तो डेल्टा भी 0 से अधिक आएगा। अब खुद ही सोच लो। अब मैंने उल्टा समझाया, इसी बात को सबको अब समझ में आए। यहाँ पर ढंग से सुनो, बिलियन में कैसे बंद बन रहे हैं? प्रबल है। जब बिलियन में प्रबल बंद बनेंगे तो वाष्प कम नहीं बनेगी क्या? बिलियन में बंद स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं तो वाष्प कैसी बनेगी? कम। तो बिलियन का वाष्प दाब कम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब अगली बात सुनो, बिलियन में प्रबल बंद बन रहे हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन बिलियन बनने पर अधिक होगा, और ऊर्जा का उत्सर्जन अधिक होगा तो अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी होगी कि नहीं होगी? सोच लो। अच्छा, बिलियन में प्रबल बंद बन रहे हैं तो विलय और विलायक के अणु बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, बिलियन का आयतन कम नहीं आएगा क्या? बिलियन का आयतन कम ही तो आएगा। तो मैंने वही बात तो लिखी है, नीचे से समझना लगो उल्टा, आपके समझ में आएगा। तो दो तरह के बिलियन हो गए, अनादर्श बिलियन, राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, और एक हो गए राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। ठीक है, एक बार इन्हें नोट करें, फिर एक बार और समझाऊंगा मैं आपको। चलो पूरे को लिख लो, जैसे बोर्ड पर लिख रहा है ऐसे कैसे लिख लो इसको कंप्लीट। वीडियो को पोज कर लो, पोज करके नोट कर लो, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे भी करो, पर इसको यहाँ तक नोट करो। ठीक है, मैं आपको 5 मिनट देता हूँ लिखने के लिए, फटाफट से यहाँ तक नोट करें। 5 मिनट नोट करो। जल्दी लिखें, जल्दी। अब तो लिख लिया होगा यार, पोज करके लिख लो ना वीडियो, कितनी बार कहूँ। अब एक बार और समझा देता हूँ, चलो कईयों के समझ में नहीं बैठा तो दोबारा समझ लो। ठीक है, इसे देखो, यहाँ एक बार बताओ, बिलियन में उपस्थित आकर्षण बल दुर्बल है। अब उल्टा सोचो, बिलियन में बंद दुर्बल है तो बताओ ऊर्जा का उत्सर्जन कम होगा। बंद कमजोर बन रहे हैं तो ऊर्जा कम निकलेगी, मतलब विलय और विलायक में जो बंद हैं उन्हें तोड़ने के लिए आपने जैसे 80 ऊर्जा दी, और बाद में बिलियन में बंद दुर्बल बन रहे हैं तो ऊर्जा निकली 70, तो ऊर्जा का अवशोषण ही तो हो रहा है। सोच लो,
विलयन में बंध दुर्बल है, बंध दुर्बल है तो विलय और विलायक के अणु दूर दूर होंगे, विलयन का आयतन अधिक आएगा। ये बात तो समझाइए, इसका जस्ट उल्टा होगा यहाँ पर। विलयन में बंध जब दुर्बल बन रहे हैं तो वाष्प ज्यादा मिलेगी। राउल के नियम की तुलना में, राउल की तुलना में जो वाष्प बनेगी वो ज्यादा बनेगी, तो विलयन का वाष्प दाब ज्यादा आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ग्राफ बना सकते हैं। ये नोट कर लिया हो तो अगला नंबर 5 पॉइंट देखो इधर। हम तो ये याद रखो, धनात्मक विचलन वाले में विलयन में बंध दुर्बल होते हैं, ऋणात्मक विचलन वाले में विलयन में बंध प्रबल होते हैं। सब चीज समझ में आ जाएगी फिर तो। अब आगे देखो, अब मैं ग्राफ बनाऊंगा भाई। 4 पॉइंट हम देख चुके हैं, पॉइंट नंबर 5। ठीक है, 5वां पॉइंट ग्राफ। अब तक पूरे चैप्टर में एक ही ग्राफ आया है, आपने ध्यान दिया हो, ये ग्राफ आपने पहले पढ़ा था। सही है, यहां पर लिया था इन दोनों अक्षों पर, बाई अक्षों पर मैंने वाष्प दाब लिया था, याद आ रहा है? दोनों अक्षों पर वाष्प दाब है। यहां नीचे लिया था इस अक्ष पर मैंने मोलंस। सही है, यहां पर XB का मान 0 था। याद नहीं आ रहा हो तो याद दिला देता हूं। और यहाँ से यहाँ बढ़ते बढ़ते XB का मान कितना हो गया था? 1। और यहाँ XA का मान 1 था, जो घटते घटते XA का मान इस बिंदु पर आकर के कितना हो गया? 0। सही है, एक ग्राफ इस तरह का बनाया था आपने। और ढंग से बनाता हूँ। इस तरह का ज्ञात पढ़ा था, ध्यान है? नहीं आ रहा? यहाँ XB का मान 0 है, तो यहाँ पर वाष्प दाब P0A के बराबर आया था, और यहाँ वाष्प दाब P0V के बराबर आया था। और ये किस समीकरण का ग्राफ था? XB का मान 0 है, ये था, ध्यान करो, आपको पहले बताया था मैंने, PV बराबर XB P0V। और ये समीकरण पहले पढ़ा चुका हूँ, ये इसका ग्राफ था, PA बराबर XA P0A, और ये P बराबर PA प्लस PB का ग्राफ था। ध्यान है क्या? ये अपन ने पहले पढ़ा था। ये ग्राफ कहाँ पढ़ा था? राउल के नियम में। तो राउल के नियम का पालन कौन से विलयन करते हैं? आदर्श विलयन। तो ये आदर्श विलयन के लिए ग्राफ है। आपको ध्यान होगा, राउल के नियम में ये वक्र बनाया था मैंने, है ना? राउल के नियम पढ़ाए थे द्रव द्रव विलयन के लिए, वहां पर ये वक्र बनाया था। तो राउल के नियम में वक्र बनाया, इसका मतलब आदर्श विलयनों के लिए था यह वक्र। आदर्श विलयन ही तो राउल के नियम का पालन करते हैं। पर अब तुम कौन सा विलयन पढ़ रहे हो? अनादर्श। और अनादर्श में भी कौन सा विलयन चल रहा है? धनात्मक विचलन वाला। तो धनात्मक विचलन वाले के लिए ये वक्र इस तरह से चलेगा, थोड़ा ऊपर से। मतलब जो वक्र आपने पहले बनाया था उसके ऊपर से वक्र बनाओ। धनात्मक विचलन है, धनात्मक मतलब बढ़ गया है। देखो ये बढ़ गया है। जैसे ये वक्र था आपके पास ये वाला वक्र था PV बराबर P0V XB का, पर यहाँ पर PV का मान ज़्यादा आएगा ना, धनात्मक विचलन वाला है, PV का मान ज़्यादा आएगा।
अरे ज्यादा वाष्प बनेगी, आपको ध्यान हो तो विलयन में बंद कैसे है दुर्बल, तो पीवी का मान बी की वाष्प ज्यादा बनेगी, पी का वाष्प दाब ज्यादा होगा। ए की वाष्प ज्यादा बनेगी, ए का वाष्प दाब ज्यादा होगा, तो विलयन का भी वाष्प दाब अधिक आएगा। वक्र ऊपर होकर के जाएंगे धनात्मक विचलन वाले के लिए। तो यहाँ पर ये वक्र है, ये वाला वक्र बात कर लेता हूँ। ये वक्र है कौन सा, पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी का धनात्मक विचलन वाला है। बी की वाष्प ज्यादा बनेगी, बी का वाष्प दाब ज्यादा आएगा। ये किसका हो जाएगा, पी ए का मान ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए। ये किसके लिए था, पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए के लिए था। और ये पी का मान ग्रेटर देन आएगा पी ए प्लस पी बी। आएगा कि नहीं आएगा, मैंने यही तो कहा था विलयन का वाष्प दाब राउल के नियम से ज्ञात वाष्प दाब से क्या आएगा, अधिक आएगा। तो ये ग्राफ तो है धनात्मक विचलन वाले के लिए। ऋणात्मक विचलन वाले के लिए इन वक्रों को कहां से घुमा दो, नीचे से घुमा दो। नंबर 5 इधर ग्राफ बनाएं तो बिल्कुल वैसी की वैसी तैयारी। यहां पर वाष्प दाब इस अक्ष पर, इस अक्ष पर क्या लोगे, मोलांश। यहाँ पर XV का मान 0, यहाँ XV का मान 1, यहाँ XA का मान 1 और XA का मान यहाँ पर 0 है ना। डॉट 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 में वक्र बनाया पहले। तो ये तो है आदर्श विलयन के लिए। अब अनादर्श विलयन है ऋणात्मक वाला, तो उसके लिए वक्र नीचे से घूमेगा, वक्र नीचे से घूमेगा, वक्र नीचे से घूमेगा इस तरह से, सही है। तो ये वक्र जो है ये नीचे से घूम रहा है, मतलब यहाँ पर पीवी का मान, अरे यहाँ पर विलयन में बंद कैसे है, प्रबल, बंद प्रबल है, तो प्रत्येक अवयव की वाष्प कम बनेगी, वाष्प दाब कम आएगा, पीवी लेस देन होगा पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ पर पी ए लेस देन होगा पी नॉट ए एक्स ए से, और यहाँ पर P का मान कम आएगा, विलयन का वाष्प दाब कम होगा राउल के नियम से ज्ञात वाष्प दाब से। तो ये धनात्मक के लिए, ये ऋणात्मक के लिए। वक्र एक दूसरे के उल्टे हैं, इसमें ऊपर होकर वक्र चल रहे हैं, उसमें नीचे होकर के चल रहे हैं। तो इन वक्रों को भी आप फटाफट नोट करें। जल्दी वक्र बनाए, फिर दोनों के एग्जाम्पल रह जाएंगे, उदाहरण। भाई धनात्मक विचलन वाला है, उस विलयन में P का मान ज्यादा है, विलयन का वाष्प दाब ज्यादा है PA प्लस PB से, और PA का मान ज्यादा है P नॉट ए एक्स से, और यहाँ पर PB का मान ज्यादा है P नॉट बी एक्स बी से। तो यहाँ पर ये सब ग्राफ सबन के मान ज्यादा आ रहे हैं, तो वक्र इनके ऊपर होकर चल रहे हैं। वहाँ सबन के मान कम आ रहे हैं, तो वक्र नीचे होकर के चल रहे हैं। यही तो है, और कुछ क्या है इसमें। तो वक्र वक्र बना लो केवल, है ना, दोनों जगह से। वक्र नोट करें। अब आते हैं दोनों के एग्जाम्पल। ठीक है, वक्र तक बना लिया हो तो मुझे कहो, अरे वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो यार। कर लिया। अब एग्जाम्पल, मतलब दोनों के एग्जाम्पल। इस तरह से लाइन आप चलने दो बीच में, है ना, अगले पन्ने पर चली जाएगी लाइन ऐसे की ऐसी।
ये एग्जाम्पल आपको याद करने होंगे भाई, राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन के और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन के। अब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण। ठीक है, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूं, आप मेरे संग संग, नहीं तो ऐसा करो मैं लिखा रहा हूं आप लिखो। CCl4 प्लस CHCl3। CHCl3 किसको बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म को। और CCl4 किसको बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड को। ठीक है। नंबर 2 CCl4 प्लस CH3OH। CH3OH समझ गए, मेथिल अल्कोहल, और वो वही है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये सब कौन से विलयन है? राउल के नियम से धनात्मक। थोड़ा समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर मान लो ये विलायक है, ये विलेय है, तो यहाँ पर मेथिल अल्कोहल अणुओं के बीच में आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। बड़े ध्यान से समझना, मेथिल अल्कोहल अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये मान लो विलेय है, और ये CCl4 मान लो विलायक है। यहाँ पर बहुत ही दुर्बल वान डेर वाल्स बंध होगा। अब जब आप उनको मिलाओगे तो यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही तो है, यहाँ पर पढ़ा होगा तुमने। CH3OH हाइड्रोजन O से जुड़ा हुआ है, तो मेथिल अल्कोहल अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है? है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जब आप इसमें इनको मिलाओगे, मेथिल अल्कोहल में मान लो आप इसको मिला रहे हो, तो बीच बीच में CCl4 के अणु आएंगे। किसके अणु घुस जाएंगे? बीच में CCl4 के अध्रुवीय अणु, तो हाइड्रोजन बंध टूट जाएंगे। तो ढंग से सोचो, आपने हाइड्रोजन बंधों को तोड़ा है जब इन दोनों को मिलाया है, तो मतलब प्रबल बंध तोड़ करके बीच में दुर्बल बंध बनेंगे। बाद में प्रबल बंध तोड़ रहे हो आप, जब इन दोनों को मिक्स करोगे तो मेथिल अल्कोहल अणुओं के बीच में कौन से बंधों को तोड़ोगे? हाइड्रोजन बंधों को, और बाद में हाइड्रोजन बंध की जगह दुर्बल बंध बनेंगे। तो बताओ, बाद में बंध दुर्बल नहीं बनेंगे क्या? विलयन में बंध दुर्बल बनेंगे। मैं यही तो एग्जाम्पल लिखा रहा हूं। क्लियर है? अरे क्लियर है? और लिख लो। नंबर 3 समझ जाओगे अब तो। मेथिल अल्कोहल, ये CH3OH मेथिल अल्कोहल प्लस जल, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। मेथेनॉल प्लस जल, अरे सही है। और लिख लो, एथिल अल्कोहल पढ़ा होगा, C2H5OH एथिल अल्कोहल प्लस, एथिल अल्कोहल को जानते हो नहीं जानते हो? C6H12। C6H12 बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन को। साइक्लोहेक्सेन देखा है? ये बेंजीन नहीं है, ये C6H12 है। इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, सब जगह एक एक कार्बन है, 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन। तो एथिल अल्कोहल, और ये देख लो आप, इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन बंध टूटेंगे। सही है। तो इन एग्जाम्पलों को याद रखो, CCl4 और क्लोरोफॉर्म, CCl4 मेथिल अल्कोहल जल, एथिल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन। तो मैंने 4 एग्जाम्पल तो ये लिखे, 2-3 और लिख देता हूं। एसीटोन प्लस एथेनॉल, एसीटोन प्लस एथेनॉल, एथेनॉल ये हो गया एथिल अल्कोहल, और एसीटोन ये होता है, देख लेना, ये एसीटोन है। एसीटोन प्लस एथेनॉल, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, और एसीटोन प्लस ईथर। तो ये सब आप इनको मिक्स करोगे तो राउल के नियम से धनात्मक विचलन वाला विलयन बनेगा। तो एसीटोन प्लस एथेनॉल, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन प्लस ईथर, मेथिल अल्कोहल प्लस जल, मेथिल अल्कोहल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म, और एथिल अल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन। ये सब उदाहरण आपको याद रखने हैं। ये राउल के नियम से धनात्मक विचलन वालों के उदाहरण हैं। आपको उनको लिख लिख करके याद करने की कोशिश करनी है। अब एग्जाम्पल किसके?
ऋणात्मक विचलन वाले के, इसका एग्जाम्पल सरल है। HCl प्लस जल है, HCl प्लस जल, विलयन में बंद प्रबल बनेंगे। विलयन में H प्लस और Cl माइनस आयन आएंगे जो H2 अणुओं के साथ प्रबल आकर्षण का बंध रखेंगे। यहाँ पर विलयन में बंद बनेंगे जो प्रबल बनेंगे। क्लियर? विलयन में बंद प्रबल ही तो होते हैं ऋणात्मक वालों में। नंबर 2 HNO3 प्लस जल हम लेंगे। नंबर 3 H2SO4 प्लस जल, सही है। नंबर 3 H2SO4 प्लस जल। नंबर 4 एनिलीन प्लस फिनॉल, एनिलीन प्लस फिनॉल। देखो एनिलीन और फिनॉल आप जानते होंगे, ये बेंजीन वलय से NH2 जुड़ रहा हो जब तो एनिलीन है, और बेंजीन वलय से OH जुड़ रहा हो तो फिनॉल है। दोनों को मिलाओगे तो भी बनेगा कैसा? राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला विलयन। सही है। एनिलीन प्लस एसीटोन, क्लियर। और नंबर 6 क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। क्लोरोफॉर्म आप जानते होंगे CHCl3 प्लस बेंजीन। ये सब उदाहरण आप इनमें याद रख लेना, ठीक है। तो ये उदाहरण आपको याद रखने हैं, याद ही करने हैं और विकल्प नहीं है। तो दोनों के उदाहरण आप याद रखो, नोट कर लो। राउल के नियम से धनात्मक विचलन वाले के और राउल के नियम से ऋणात्मक। धनात्मक ऋणात्मक सरल है, एग्जाम्पल याद करो लिख करके। एनिलीन वाले एग्जाम्पल सब इस पर इधर हैं, आप देख सकते हो। एनिलीन नहीं है तो एग्जाम्पल इधर हैं अधिकांश, है ना। कोशिश करो याद करने की, आपको याद हो। फटाफट इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी वीडियो को नोट करें, जल्दी बनाएं। तो ये टॉपिक अपना यहाँ ख़त्म होता है। एग्जाम्पल पर ज़्यादा ध्यान नहीं दें, फिर भी कभी कभार एग्जाम्पल आ जाते हैं तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो इन एग्जाम्पलों को याद करेंगे। तो हमने यहाँ तक राउल के नियम से धनात्मक ऋणात्मक वाले मतलब पूरा अनादर्श विलयन पढ़ा। अनादर्श विलयन आपको पता ही है, राउल के नियम का पालन नहीं करते हैं। अनादर्श विलयन 2 प्रकार के थे, धनात्मक विचलन वाले, ऋणात्मक विचलन वाले। धनात्मक विचलन वाले में विलयन में जो बंध है वो दुर्बल है, ऋणात्मक विचलन वाले में विलयन में बंध प्रबल है। क्लियर हो जाएगा कि नहीं होगा? जल्दी नोट करें। अब हम आपसे पहले लिख लो, आप फिर बात करेंगे। कई लड़कों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो पर कमेंट कहने पर ही करेंगे। अरे मुझ में जोश आ जाता है, जल्दी करो। लिख लिया? अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में स्थिर क्वाथी मिश्रण स्टार्ट करेंगे। कौन सा मिश्रण? स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब हम आपसे विदा लेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। लिख लेना फटाफट, एग्जाम्पल आप याद कर लेना। जल्दी चलो भाई।